नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दोस्तों, जैसे आप पीछे बोर्ड पर देख पा रहे हैं, इन्हीं को लेकर के आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, हमें 8वां पे कमीशन के साथ साथ आगे जो हर 6 महीने में डीए की बढ़ोतरी होगी, वो उसका भी फायदा मिलेगा। जैसे अभी डीए 60% हुआ है, आगे 62 या 63 होगा, सिर्फ फिर 65 होगा, 67 होगा, वो भी आगे मिलता रहेगा। लेकिन 8वां पे कमीशन के साथ उसको किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा, वो आगे बकायदा कैलकुलेशन के साथ आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोरोना काल के 18 महीने के डीएडीआर का एरियर को लेकर के कोई नया आदेश निकला है? क्योंकि ऐसी ही एक खबर वायरल हो रही है कि अब डीएडीआर का एरियर 6 किस्तों में मिलने वाली है। इसके बारे में भी आगे जानकारी हासिल करेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपका आइडेंटिटी कार्ड गुम हो जाए, आप पूर्व सैनिक हैं या आपके डिपेंडेंट का आइडेंटिटी कार्ड गुम हो जाए, तो उसको कैसे बनाना है, कितना आपका फाइन लगेगा, उसको कैसे भुगतान करना है, इसको लेकर के एक लेटर जारी हुआ है, वो भी आगे आपको दिखा के समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट में ओआरओपी को लेकर के जो एक विसंगति को लेकर के जो केस चल रहा है, उस केस का अपडेट सामने आया है, जिसमें माननीय कोर्ट ने पेंशनर की दलीलें सुनी है। जी हां, इसको लेकर जो अपडेट आया है वो भी आगे आपको समझाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं 4 विषयों के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारी आप पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियोज अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोज को लाइक करें और हाइप करना भी ना भूलें। आप वीडियोज को हाइप करेंगे तो यूट्यूब जानकारियों को और भी व्यूअर्स तक पहुंचाने में मदद करता है। चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, ओआरओपी से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। जज साहब ने सुनी पेंशनर्स की दलील, गुड न्यूज। जी हां, अच्छी बात है माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वैसे क्या होता है इस तरीके के केसेस में, केवल अगला डेट मिल जाता है, सुनवाई होती नहीं, अगला डेट मिल जाता है। लेकिन 21 अप्रैल को जो सुनवाई थी एक्स 6200 वाले केस में, उस पे माननीय जज साहब ने बातें सुनी है पेंशनर्स के पक्ष की और अगला तारीख भी दिया है। लेकिन जो अपडेट आया है, जो कोर्ट के अंदर हुआ है, वो माननीय कोर्ट का जजमेंट भी आया है, जो अंतरिम उस दिन की सुनवाई का जजमेंट है। चलिए उसको देख के समझते हैं। आरोपी के विसंगति से जुड़ा हुआ जो केस चल रहा है, उस केस पर 21 अप्रैल 2026 को सुनवाई हुई है और उसी सुनवाई से निकला हुआ यह आदेश का कॉपी आप देख पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से निकला हुआ यह आदेश है और ये 21 अप्रैल 2026 को जो सुनवाई हुई थी उसका आदेश है, जो आप देख पा रहे हैं। और 21 अप्रैल 2026 को कोर्ट के अंदर एक्स 6200 वाले इस केस पर क्या सुनवाई हुई, क्या प्रोग्रेस हुआ, इसी का अपडेट यहां सामने आपको देखने को मिल रहा है। अपॉन हियरिंग द काउंसिल, द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। यानी कि जो काउंसिल हैं, जो वकील साहब हैं, उनको सुनने के बाद कोर्ट द्वारा नीचे दिया गया ऑर्डर जो है पेश किया जाता है। We heard Mr. Huzaifa Ahmadi, the learned senior counsel, appearing for some of the petitioners। यानी कि हमने जो हुजैफा अहमदी, जो कि कुछ पिटिशनर्स के वकील हैं, उनको सुना। He has completed his argument। उन्होंने अपना पक्ष रखा। We shall now proceed to hear MS Menaka Guruswamy, the learned senior counsel who has to appear for some of the petitioners। यानी कि आगे अब हम मेनका गुरुस्वामी जी को सुनेंगे, जो कि और कुछ पिटिशनर्स के वकील साहिबा हैं। तो ये जो सुनवाई आगे होगी अब दूसरे वकील साहब की बातें सुनने के लिए 28 अप्रैल 2026 का डेट मुकर्रर कर दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। द मैटर शैल बी ट्रीटेड एज पार्ट हर्ड। यानी कि आधा सुना गया, आधा बचा हुआ है, ऐसा इस मैटर को ट्रीट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं केस में प्रोग्रेस है दोस्तों। केस में माननीय कोर्ट ने आधी दलीलें सुनी है, अब आधी दलीलें माननीय कोर्ट 28 अप्रैल 2026 को सुनने वाले हैं। तो ये दोस्तों अपडेट था एक्स 6200 का जो केस है, वो आरोपी के विसंगति को लेकर उस केस का। तो आप सबने देखा दोस्तों, 28 अप्रैल को अगली सुनवाई है। इस केस के ऊपर हम नजर बनाए हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। वायरल न्यूज, कोरोना काल का 18 महीने का डीएडीआर का एरियर मिलेगा 6 किस्तों में, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। जी हां, एक खबर वायरल हो रही है दोस्तों, ये सामने जो खबर देख पा रहे हैं, और ये खबर मुझे सुबह से लेकर इवन कल शाम से लेकर सैकड़ों पेंशनर्स ने भेज दिया व्हाट्सएप में। तो इस खबर की क्या सच्चाई है, जैसे आप देख पा रहे हैं, जनादेश समाचार, 18 महीने का कोरोना काल का बकाया एरियर जल्द देंगे वित्त मंत्री। एरियर को 6 किस्तों में देंगे वित्त मंत्री। एरियर पर 8.5% ब्याज मिलेगा सुप्रीम कोर्ट।
ये जो खबर सामने आई है, क्या इस खबर की हकीकत है? क्या हाल फिलहाल में माननीय सुप्रीम कोर्ट से 18 महीने का डीएडीआर के एरियर को लेकर के कोई ऐसी जानकारी, कोई ऐसा जजमेंट आया है? दोस्तों बिल्कुल नहीं आया है अभी तक, क्योंकि 18 महीने के डीएडीआर के एरियर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस दायर हुआ हो, इसकी भी जानकारी नहीं मिली है। हां, वेस्ट बंगाल के कर्मचारियों और पेंशनर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चला है, जिसमें पेंशनर्स की जीत हुई है, वो हकीकत है। एक पंजाब से जुड़ा हुआ भी ऐसा ही केस है, वो भी हकीकत है। लेकिन जहां तक कोरोना काल का 18 महीने का डीएडीआर का एरियर है, वो बिल्कुल भी अभी तक कोई ऐसा केस नहीं हुआ है। तो ऐसे में ये जो खबरें आ रही हैं, ये किस बेस पर आ रही है, किस आधार पर आ रही हैं, इसका कोई अता पता नहीं है। ये खबरें निराधार हैं। अभी तक ऐसी कोई भी खबर ना वित्त मंत्री जी ने कही है, ना ऐसा कोई जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो ऐसी खबर जब भी आप तक पहुंचती है, एक तो पहले उसका ऑथेंटिसिटी का चेक करें, उसके बाद ही आगे किसी को फॉरवर्ड करें, क्योंकि ऐसी खबरों में सत्यता नहीं होता है दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 8 सीपीसी के रिवीजन से पहले डीए कम से कम 67% तक पहुंचेगा। कैसे मिलेगा उसका फायदा? जी हां दोस्तों आप सबको पता है 8वां पे कमीशन का जो डेट है, इंप्लीमेंटेशन का डेट है, वो 1 जनवरी 2026 है। तो 1 जनवरी 2026 से अगर हमें रिवाइज किया हुआ जो है बेसिक मिलेगा, तो 1 जनवरी 2026 से अभी जो डीएडीआर की बढ़ोतरी 60% तक हुई है, जो 2% की बढ़ोतरी हुई है, उसका क्या होगा फिर? वो तो हमें मिलेगा। आगे 8वां पे कमीशन का ही दौर चल रहा है, तो ऐसे में जुलाई 2026 में, जनवरी 2027 में, जुलाई 2027 में भी डीए बढ़ेगा, तो उसका भी फायदा हमें मिलता रहेगा। तो क्या हमें 8वां पे कमीशन का भी फायदा मिलेगा और ये पुराना वाला रेट में जो डीएडीआर बढ़ेगा उसका भी फायदा मिलेगा? क्या इसका हमें डबल फायदा मिलेगा? क्योंकि कुछ जानकारियां, कुछ पेंशनर्स इस तरीके का सवाल कर रहे हैं कि सर हमें 7वां पे कमीशन के हिसाब से अभी डीएडीआर मिल रहा है, तो जब 8वां पे कमीशन रिवाइज हो जाएगा तो जो हमें डीएडीआर मिल गया उसका फायदा तो मिल ही गया, आगे 8वां पे कमीशन का भी मिलेगा। क्योंकि इसके बारे में आपको एक कॉन्सेप्ट, एक जानकारी होना जरूरी है दोस्तों कि उसका हिसाब किताब कैसे होगा, क्योंकि 8वां पे कमीशन देरी से मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कम से कम भी 2 साल तो लगेंगे जो दिखाई दे रहा है अभी। तो 2027 के आखिर में या 28 में जाकर के अगर मिलता है, तो इस बीच में जो डीएडीआर की बढ़ोतरी होगी उसका एक कैलकुलेशन मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये वाला कैलकुलेशन आप यहां पर देख पा रहे हैं। अब देखिए यहां पर आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आप कि किस तरीके से जो एक्स्ट्रा हमें डीएडीआर मिलता रहेगा उसका आगे एडजस्टमेंट होगा, वो पता चलेगा। चलिए मैं समझाता हूं। पीरियड 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2026, फिर 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026, फिर जनवरी 2027 से जून 2027, फिर जुलाई 2027 से दिसंबर 2027। चलिए मैंने मान लिया कि हमें जनवरी 2028 में जो है 8वां पे कमीशन मिल जाता है, हालांकि उससे भी देरी होने के चांसेस हैं, लेकिन फिर भी हमने केवल दिसंबर 2027 तक का ही अभी कैलकुलेशन यहां लिया है। तो चलिए 7 सीपीसी में एक बेसिक लेते हैं। जो 17 साल के सिपाही हैं जिनको एमएससी पे हवलदार मिला हुआ है, उनका बेसिक आज के डेट में 22,476 है ओआरओपी 3 का रेट में। तो इस पेंशन को लेके हम कैलकुलेशन करते हैं। चलिए पहला 6 महीना यानी कि अभी जो चल रहा है जनवरी 2026 से जून 2026 तक हमारा डीए कितना है? 60%। तो कुल पेंशन 6 महीने का 22,476 में इतना बनता है, 1,34,856 रुपए बनता है 6 महीने का पेंशन, केवल बेसिक पेंशन। तो इसके ऊपर जब हम 60% डीए निकालेंगे तो हमें कुल डीए 80,914 मिलेगा इस 6 महीने के दौरान। अब आगे 63%। अब 63% के हिसाब से मूल पेंशन तो उतना ही रहेगा, क्योंकि हमने केवल मूल पेंशन लिया है, ये मूल पेंशन उतना ही रहेगा। तो 63% के हिसाब से उस 6 महीने को हमें डीआर मिलेगा 84,960। वहीं अगर हम 65% मान लेते हैं, ये मैंने अंदाजतन बढ़ोतरियां ली है, तो 65% अगर हो जाता है इस पीरियड में तो 87,657 रुपए मिलेगा, और आगे 67% हो जाए तो 90,354 मिलेगा। तो कुल मिलाकर के बेसिक पेंशन, ये 2 साल का बेसिक पेंशन आप जोड़ दें तो 5,39,424 रुपए कुल बेसिक पेंशन बन रहा है। और इस पीरियड का 60, 63, 65 और 67 जो परसेंट डीए है हर 6 महीने का, उसको कुल जोड़ें तो 3,43,885 रुपए जो है डीआर मिल रहा है। ठीक है, पेंशन ये, डीआर ये, कुल मिलाकर आपको इतना मिलेगा इस 2 साल के दौरान।
अब चलिए जब 8वां पे कमीशन इंप्लीमेंट होगा तो कैसे हिसाब किताब होगा। देखिए 8CP से अगर इंप्लीमेंट हो जाए तो यहां मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 3.833 फिटमेंट फैक्टर लिया है, जो कि अभी एनसीजेसीएम ने मांग की है। हालांकि ये मिलना तो चलिए मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मुश्किल है, लेकिन फिर भी चलिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एनसीजेसीएम ने हमारा प्रपोजल भेजा है, इसीलिए उसी फैक्टर को लेते हुए मैंने 7वें पे कमीशन के बेसिक पे को 3.833 के हिसाब से 86,151 बना दिया, और 86,151 के हिसाब से 6 महीने का बेसिक पेंशन इतना बनेगा। उस पर पहले 6 महीने में जब 8वां पे कमीशन लागू होगा तो डीए का परसेंटेज 0 रहेगा दोस्तों। जी हां, 0% रहेगा। तो उस 6 महीने के दौरान डीए कुछ भी नहीं मिलेगा। डीए या हमारे लिए डीआर होता है, पेंशनर के लिए ये डीआर होता है, डीए नहीं होता है। चलिए अब अगले 6 महीने में मान लीजिए 2% की बढ़ोतरियां तो उतना ही होगा, 2, 4, 3 इतना ही होगा। तो चलिए अगला 6 महीने अगर 2% की बढ़ोतरी हो तो कुल बेसिक पेंशन तो उतना का उतना ही रहेगा, लेकिन 2% डीआर होते ही डीआर का 6 महीने का अमाउंट होगा 10,339 रुपए। आगे सेम कुल पेंशन इतना ही होगा बेसिक पेंशन, लेकिन डीआर अमाउंट 4% के हिसाब से 6 महीने का डीआर अमाउंट बनेगा 20,677। फिर आगे मान लीजिए और 3% की डीए बढ़ोतरी हो जाए और कुल बेसिक पेंशन उतना ही रहेगा, लेकिन डीआर का अमाउंट 36,184। तो ये 6 महीने, ये 6 महीने, ये 6 महीने का मिलाकर टोटल डीआर बनता है 67,200 रुपए, और टोटल बेसिक पेंशन बनता है 20,06,763 रुपए। चलिए अब जो ये डीआर 67,200 बना, लेकिन आपको डीआर दिया गया 3,43,885 रुपए। अब ये डबल डीआर तो नहीं देने वाले हैं, डबल डीआर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसी पीरियड का डीआर है ये। पहले 60, 63, 65 और 67 7वें पे कमीशन के हिसाब से मैंने एग्जांपल के तौर पे परसेंटेज लिया है, लेकिन 8वें पे कमीशन में जाके 0, 2, 4, 7 जब कैलकुलेट होगा तो इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस करके जो अमाउंट बचेगा वो आपसे रिकवर किया जाएगा, ये रहा। और 3,43,885 आपको दिया जा चुका होगा, 7वें पे कमीशन के रेट में दिया जा चुका होगा तब तक, लेकिन आपका बन रहा है कितना, 67,200 रुपए। तो जो डिफरेंस का अमाउंट है 2,76,685 रुपए, उसको आपका टोटल पेंशन में से माइनस किया जाएगा, रिकवर किया जाएगा। लेकिन उस रिकवरी का आपको पता इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि बेसिक में डिफरेंस होगा। जो बेसिक पेंशन पहले इतना था 2 साल का, वो बेसिक पेंशन इतना हो जाएगा, इसलिए इसमें से ये एडजस्ट हो जाएगा और आगे आपको जो भी 8वां पे कमीशन का एरियर मिलना है वो एरियर उस तरीके से उस डीआर के अमाउंट को माइनस करके मिलेगा। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर दोस्तों। अगर एक सर्विसमैन या डिपेंडेंट का आई कार्ड गुम हो जाए तो फाइन लगेगा, नया कैसे बनेगा। जी हां, अगर आई कार्ड डिपेंडेंट का या एक्स सर्विसमैन का गुम हो जाए तो उसको नया बनाते समय फाइन देना पड़ेगा। उसी को लेकर एक हिदायत जारी की गई है। चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। राज्य सैनिक बोर्ड वेस्ट बंगाल द्वारा यह लेटर जारी किया गया, जो कहीं ना कहीं केंद्र सैनिक बोर्ड के रूल के आधार पर यह लेटर जारी किया गया है। अगर पूर्व सैनिक का आइडेंटिटी कार्ड लॉस हो जाए या उनके डिपेंडेंट्स का आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र अगर गुम हो जाए तो उसको कैसे बनवाना है, कितना उसके लिए पेनाल्टी देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा, उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। आप देख पा रहे हैं 10 अप्रैल 2026 का यह लेटर है और यह लेटर राज्य सैनिक बोर्ड ने ऑल जिला सैनिक बोर्ड्स को एड्रेस किया है। और यहां पर आप देखें, कलेक्शन ऑफ चार्जेस फॉर लॉस ऑफ आइडेंटिटी कार्ड एंड इश्यू ऑफ डिपेंडेंट कार्ड, जो चार्जेस कैसे कलेक्ट किए जाएंगे उसके बारे में जानकारी दी गई है। और यह लेटर रेफरेंस है केंद्र सैनिक बोर्ड का लेटर, 13 जून 2013 का केंद्र सैनिक बोर्ड का लेटर है और 3 अगस्त 2018 का। उसी लेटर के बेस पर यह लेटर निकाला गया दोस्तों। अहम जानकारी है, कहीं आपका भी कल को आई कार्ड लॉस हो जाए या जो डिपेंडेंट है उनका अगर आई कार्ड लॉस हो जाए, यह पूर्व सैनिकों के लिए है। सैनिक जो वर्तमान में सैनिक हैं, जो सर्विस में है, उनके लिए आई कार्ड लॉस के नियम बहुत कठोर हैं, लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए फाइन देने के बाद नया आई कार्ड बनाने का प्रावधान है और उसी के बारे में यहां जानकारी दी गई है। देखिए क्या क्या प्रावधान है। फॉलोइंग चार्जेस शैल बी एप्लीकेबल फॉर इशू ऑफ डिपेंडेंट कार्ड एंड लॉस ऑफ आई कार्ड, यानी कि डिपेंडेंट कार्ड इशू करने के लिए और आई कार्ड लॉस के क्षेत्र में क्या क्या प्रावधान रहेंगे उसके बारे में जानकारी दी गई है। पेनाल्टी फॉर लॉस ऑफ आइडेंटिटी कार्ड एक्स सर्विसमैन
₹100 फर्स्ट लॉस, ₹200 सेकंड लॉस एंड ₹300 थर्ड लॉस। यानी कि पूर्व सैनिक अगर अपना आई कार्ड खोते हैं, गुम करते हैं, गुम हो जाता है, तो पहली बार गुम होकर के नया बनाना है तो ₹100 लगेगा, दूसरी बार भी गुम करते हैं तो 200 लगेगा, तीसरी बार भी गुम करते हैं तो ₹300 का फाइन लगेगा। लेकिन पूर्व सैनिक का आई कार्ड नया बनाने के लिए, पहली बार बनाने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आगे देखिए बी में, इश्यू ऑफ डिपेंडेंट कार्ड ₹100। यानी कि अगर डिपेंडेंट, जो हमारे डिपेंडेंट होते हैं, उनका अगर आई कार्ड बनाना है तो पहली बार नया आई कार्ड बनाने के लिए आपको ₹100 देने पड़ेंगे चार्ज। और आगे पेनाल्टी भी है इसमें, अगर लॉस हो जाए तो पेनाल्टी फॉर लॉस ऑफ आइडेंटिटी कार्ड डिपेंडेंट्स ₹300 फर्स्ट लॉस, ₹600 सेकंड लॉस एंड ₹900 थर्ड लॉस। यानी कि जो डिपेंडेंट है उनका आई कार्ड बनाने में ₹100 लगेगा, लेकिन अगर गुम हो जाए तो दोबारा से बनाने में, पहली बार अगर गुम हो जाए तो 300, दूसरी बार गुम हो जाए तो 600 और तीसरी बार गुम हो जाए तो ₹900 का फाइन आपको देना पड़ेगा। यानी कि डिपेंडेंट का आई कार्ड गुम होने पर नया बनाने के लिए महंगा पड़ रहा है, इसलिए आई कार्ड संभाल के रखना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं आई कार्ड लॉस होने पर कैसे बनेगा और कितना आपको पेनाल्टी लगेगा, उसी की जानकारी यहां दी गई है। लेकिन उस पेनाल्टी को कैसे पेमेंट करना है वो वेस्ट बंगाल वाले राज्य सैनिक बोर्ड ने ये जो है एक गाइडलाइन जारी किया है। इट इज डायरेक्टेड दैट द अबव चार्जेस शैल बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन डायरेक्टली बाय द एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट्स इनटू द राज्य सैनिक बोर्ड आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड अकाउंट। यानी कि ये किसी को कैश में आपने नहीं देना है, इसको आपने ऑनलाइन करना है और अकाउंट नंबर दिया गया है, आईएफएससी कोड दिया गया है। ये राज्य सैनिक बोर्ड का जो आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड है उसमें जमा करने के लिए ये हिदायत दी गई है। आगे उसका क्यूआर कोड भी है, देखिए क्यूआर कोड भी यहां दिया गया है। नो कैश फॉर अबव सर्विसेज एंड पेनाल्टीज विल बी कलेक्टेड। यानी कि साफ साफ लिख दिया गया है, अगर जिला सैनिक बोर्ड या जहां भी आप आई कार्ड बनाते हैं वहां कैश ना दें, कैश देने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपने अकाउंट पेमेंट करना है। और वो भी कहां करना है, राज्य सैनिक बोर्ड के आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड का जो अकाउंट है उसमें करना है। A quarterly report on the number of such transactions and total amount deposited shall be forwarded to RSB for monitoring and audit purpose। यानी कि हर 3 महीने में जिला सैनिक बोर्डों द्वारा इसका एक रिपोर्ट राज्य सैनिक बोर्ड को भेजा जाना जरूरी है, ऐसा यहां जानकारी दी गई है। यह हालांकि वेस्ट बंगाल का है, लेकिन लेटर केंद्र सैनिक बोर्ड के गाइडलाइन पर ही निकाला गया है, तो बाकी राज्य सैनिक बोर्डों को भी ऐसा गाइडलाइन निकाल देना चाहिए। ये मेनली दोस्तों ताकि पैसों का दुरुपयोग ना हो, कहीं गलत हाथों में ना पड़े, शायद इसी को रोकने के लिए इस तरीके का प्रावधान यहां लागू किया गया है। तो अच्छी बात है, बाकी राज्य सैनिक बोर्डों को भी जिला सैनिक बोर्डों के लिए इस तरीके के गाइडलाइन जारी कर देने चाहिए, ताकि पैसा सीधा सीधा जो राज्य सैनिक बोर्ड का आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड है वहां पर जमा हो सके। सर्विस के दौरान हम अपने आई कार्ड को बहुत ज्यादा संभाल के रखते हैं। आई कार्ड को दूसरी बीवी माना जाता है। जी हाँ, जब हम छुट्टी में आते थे तो उस आई कार्ड को इतना ज्यादा संभालना पड़ता था कि हमारी जो घर में वो भी बोलती थी कभी कभी कि वो आई कार्ड नहीं मानो, आपकी दूसरी बीवी है। तो इस तरीके से होता था, सर्विस के दौरान आई कार्ड को बहुत ज्यादा संभाला जाता था। लेकिन पूर्व सैनिक होने के बाद भी मेरा तो मानना यह है कि उस आई कार्ड को उसी तरीके से संभालना है, अच्छी तरीके से रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कम ही सही सिक्योरिटी तो उसमें भी होती है। बेशक पेनाल्टी देके आपका बन जाए, लेकिन हमारी जिम्मेवारी है कि उसको अच्छी तरीके से संभाल के रखें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।